हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 5वां लेक्चर पढ़ते हैं। 5वें लेक्चर में बच्चों आप क्या पढ़ेंगे? 5वें लेक्चर में आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक माने इनकी प्रॉपर्टीज, इनके अभिलक्षण, इनके गुण पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है आपको। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो येलो पार्ट से दिखाया गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो ब्लू पार्ट से दिखाया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों क्या है? ट्रांसवर्स। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को ट्रांसवर्स, मैंने निमोनिक्स की टाइप से मैंने इसको लिखा है और इसको हम पूरे सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, ये ट्रांसवर्स का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कैसे चलते हैं? दोनों वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं। दैट इज, अगर वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? ऐसे, यानी इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ऐसे। वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, और वेव के चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये लो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे चलता है? वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे चलते हैं, दोनों कैसे वाइब्रेट होते हैं? वेव के चलने की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए इनका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। दूसरी बात है बच्चों फेस। फेस क्या है? फेस में बच्चों ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फेस क्या होती है। दरअसल जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटने लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में है। सेम फेस का मतलब कि दोनों साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम हो रहे हैं, है ना। ये साथ साथ, ये आप देखें तो दोनों साथ साथ ऐसे मैक्सिमम हो रहे हैं। ये मैक्सिमम वो घटने लगे और साथ साथ मिनिमम हो गए, तो इसका मतलब हुआ सेम फेस, है ना। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशन सेम फेस में होते हैं, दोनों सेम फेस में वाइब्रेशन करते हैं। आइए बच्चों थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑप्टिकल फेनोमेना होते हैं, ऑप्टिकल, जैसे कि कोई बल्ब जल रहा है तो उसमें से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, और लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑप्टिकल फेनोमेना है, ऑप्टिकल फेनोमेना जैसे प्रकाश का होना, तो ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस वेक्टर के कारण होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल फेनोमेना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ऑप्टिकल फेनोमेना के लिए, प्रकाशिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है।
अब बच्चों अगली फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉट रिक्वायर मीडियम, मतलब इन वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वेव किसी मीडियम में भी चल सकती हैं और मीडियम नहीं भी हो तब भी चल सकती हैं। जैसे सन से लाइट पृथ्वी तक आता है। आप जानते हो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को आप क्रॉस कर जाए तो वहां स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट वेव चली जाती है। और लाइट वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां स्पेस में भी, जहां मीडियम नहीं वहां भी चली जाती है, और यहाँ वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में भी आ जाती है। तो यहाँ मीडियम है, वहां मीडियम नहीं है, तो मीडियम है तो भी चली गई, मीडियम नहीं है तो भी चल गई। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गई कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी। आइए बात करते हैं स्पीड की। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड बेटा वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है, वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है c इज इक्वल टू, कितनी होती है वैक्यूम में स्पीड? c इज इक्वल टू 2.99 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वैक्यूम में। ये लगभग आ जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया किसमें स्पीड इसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर जो स्पीड की बात करें और उसकी वेवलेंथ की बात करें, तो जब दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, जब दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है और उसकी स्पीड भी बदल जाती है, स्पीड घट जाती है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में या दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या होती है? स्पीड घट जाती है, उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है ना। स्पीड घट जाती है, वेवलेंथ भी क्या होती है? वेवलेंथ भी घट जाती है जब दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। सपोज करो कि एयर से और ग्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाए, जैसे कि लाइट वेव जाए, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन उसका जो लैम्डा है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ घट जाती है, उसकी वेलोसिटी घट जाती है। अगर जो डेंसर मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी वेवलेंथ घट जाएगी, और रेयरर मीडियम में जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेंसर मीडियम में घट जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी मीडियम, है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो बच्चों अगर जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, मान लो उसकी वेलोसिटी घट गई, तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v इज इक्वल टू हो जाती है 1/√μ×ε। ये बच्चों क्या है? ये बच्चों क्या है? ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि किस मीडियम में है? जो किसी दूसरे मीडियम में है, वैक्यूम में नहीं है, किसी मीडियम में है। अब ये वेव की स्पीड जो है वो घट चुकी है। अभी इसको अगर जो चेंज करें तो म्यू इक्वल टू होता है μ0 × μr, और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है? ε0 × k। ये वैल्यूज रख दो तो यहां से एक और फार्मूला आ जाता है v का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही स्पीड है किसी मीडियम में। तो क्या होता है? √μ0 μr और इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू ε0 × k। तो ये किसी मीडियम में स्पीड हो गया बच्चों, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अच्छा बच्चों अब आगे बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। फिर सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेट लाइन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती हैं? स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। उसके बाद बच्चों लैम्डा और वी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8 में क्या है? कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जब ये चलती हैं तो
तो ये क्या करती हैं, एनर्जी को लेकर चलती हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं और मोमेंटम को भी कैरी करती है। बेटा कोई भी वेव होगी, कोई भी वेव हो, वो एनर्जी और मोमेंटम को क्या करता है, कैरी करता है। किसी भी वेव में एनर्जी और मोमेंटम ही कैरी होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एनर्जी और मोमेंटम कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर माने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो क्या करती, दाब डालती, प्रेशर। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सनलाइट है, या सनलाइट में अल्ट्रावायलेट है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमारे बॉडी पर प्रेशर डालती है, इस दीवार पर प्रेशर डालती है, बट वो प्रेशर हम क्या करते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उस प्रेशर को हम महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम बहुत कम होता है, इसलिए उसके प्रेशर को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये प्रेशर डालती हैं। कितना प्रेशर डालती हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रेशर डालती हैं वो प्रेशर कितना, कहां लिखता हूं बेटा, यहां लिखता हूं। प्रेशर जो डालती हैं पी का फार्मूला होता है U/C। U क्या है, किसी भी सरफेस पे गिरने वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है U, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हो गया बेटा प्रेशर। किसका प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर, अगर जो कोई सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, कैसी है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, यानी लाइट गया और वो रिफ्लेक्ट होकर आ गया, जितना लाइट गया परफेक्टली रिफ्लेक्ट होकर आ गया। तो अगर जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है तो उस पर कितना प्रेशर डालेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो परफेक्ट अगर रिफ्लेक्टर है तो उस पर जो प्रेशर डालेगी वो डालेगी 2U/C। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरी तरह क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, तो फिर कितना जो है प्रेशर बनेगा सरफेस के ऊपर, 2U/C। C is the speed of light in vacuum and U is the energy of electromagnetic wave which is incident on the surface। बच्चों अगर जो कोई भी सरफेस क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, तो वो प्रेशर होता है P = बेटा U/C। वो प्रेशर होता है P = U/C, यानी अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर सरफेस है तो प्रेशर = U/C, अगर जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है तो P = 2U/C। तो ये प्रेशर के फार्मूले हो गए। बेटा पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, न्यूट्रल। यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, है ना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में सीधे निकल जाएंगी क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी कौन सी होगी, न्यूट्रल, और इसमें नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, डेविएट चार्ज पार्टिकल। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकती हैं, चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर सकती हैं। चार्ज पार्टिकल कैसे है, मतलब जैसे कि आपका प्रोटॉन है, जैसे कि आपका पॉजिट्रॉन है, जैसे कि आपका अल्फा पार्टिकल है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सभी क्या हैं, जैसे कि बीटा पार्टिकल है, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं। और ये चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर देता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद नहीं डेविएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल को डेविएट कर देती हैं अपने पास से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी c के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा 12th नंबर प्रॉपर्टी हो गई। अब 13 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बच्चों 30 प्रॉपर्टी में ये देखेंगे, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है UE और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है UB, दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है UE बराबर किसके होती है? बराबर होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी UE = UB होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब UE का मान कितना होता है? UE की वैल्यू कितनी होती है? क्या फार्मूला होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये देखिए आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है 12 ε0 E²। ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर देखिए, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है? UB इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? 12 B²/μ0। B क्या है बच्चों? B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड μ0 क्या है? μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा UB = 12 B²/μ0 ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है और U = 12 ε0 E², ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है। अगली बच्चों बात करते हैं 14 नंबर, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? बेटा पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी के बराबर होता है। फिर से सुने, पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, पॉइंटिंग वेक्टर को किससे दिखाते हैं? ये देखिए पॉइंटिंग वेक्टर बना हुआ है, ये देखिए पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर वेक्टर S। ये पॉइंटिंग वेक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को दिखाता है, इंटेंसिटी को, है ना। तो बच्चों वेक्टर S = क्या होता है? 1/μ0 वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, यानी वेक्टर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वेक्टर V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर होता है 1/μ0 E क्रॉस B। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बेटा यहां पर देखिए, ये देखिए पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? I के। I क्या है? I इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये देख लीजिए। द टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, द टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन पर यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन to the propagation of EMW, any electromagnetic wave, is denoted by a vector which is known as pointing vector, and pointing vector S is 1/μ0 E क्रॉस B। बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चलने की डायरेक्शन यानी प्रोपागेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से जो पर यूनिट टाइम में एनर्जी फ्लो होती है। फिर से समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया से जो पर यूनिट टाइम में एनर्जी फ्लो होती है, उसे ही एक वेक्टर से डिनोट किया जाता है और वो है वेक्टर S, और इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी के बराबर होता है। यानी यहां पर आप अगर देखें तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाता है? इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाता है, यहां मैं लिखता हूं, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों तो फिर I क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? EB आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/μ0
म्यू नॉट ई बी, 1/μ0 ई बी, ये इंटेंसिटी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, 1/μ0 ई बी, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बच्चों इंटेंसिटी का एक और फार्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है? आई इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड है ना, यानी वैद्युत क्षेत्र आयाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है ये। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी फार्मूला है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी फार्मूला है, तो दो फार्मूले हो गए। उसके बाद बच्चों अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 14। तो बच्चों यही सारी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।